नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऊष्मागतिकीय भूमिका के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऊष्मागतिकी क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ऊष्मागतिकी कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। ऊष्मागतिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें ताप और ऊष्मा तथा इनके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ऊष्मागतिकी में हम ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण तथा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रूपांतरण का भी अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ऊष्मागतिकी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऊष्मा का मतलब होता है थर्मो और गतिकी का मतलब होता है डायनेमिक्स, अर्थात ऊष्मा की गति को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। किसी गैस के सूक्ष्म वर्णन में उसकी रचना करने वाले अगणित अणुओं के निर्देशांकों एवं वेगों का निर्धारण आवश्यक होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय निकाय एवं परिवेश क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निकाय क्या होता है। दोस्तों, जब हम एक गाड़ी के इंजन को देखते हैं तो यह एक प्रकार का निकाय है। इसी प्रकार फ्रिज इत्यादि को भी निकाय कहा जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम इनके बारे में, इनकी क्षमता, कार्य दक्षता आदि का अध्ययन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। इसलिए इन्हें निकाय कहा जाता है। दोस्तों, निकाय सीमाओं से घिरा होता है और सीमाओं के बाहर के क्षेत्र को परिवेश या वातावरण कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं तथा इसका शेष भाग यानी कि परिवेश कहलाता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित होता है। निकाय एवं परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। निकाय एवं परिवेश के उदाहरण के लिए आइए हम चित्र से समझते हैं। यदि हम एक बीकर में उपस्थित 2 पदार्थों ए एवं बी की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हो तो बीकर जिसमें अभिक्रिया मिश्रण है निकाय कहलाता है एवं कमरा जिसमें बीकर रखा है उसे परिवेश कहते हैं। ऊष्मागतिकीय निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्य का विनिमय होता है। अतः इस आधार पर ऊष्मागतिकीय निकाय को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय और तीसरा विलगित निकाय। आइए हम इसको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि खुला निकाय किसे कहते हैं। दोस्तों, एक खुले निकाय में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय यानी कि एक्सचेंज हो सकता है। आप चित्र से समझिए। उदाहरण के लिए अभिकारक एक खुले बीकर में लिए जाए। दूसरा निकाय है बंद निकाय। बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं हो, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, जैसे अभिकारक बंद बीकर में लिए जाए। आइए तीसरा निकाय को समझते हैं, जिसे हम विलगित निकाय कहते हैं। एक विलगित निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का ही विनिमय संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए अभिकारक
एक थर्मस फ्लास्क में लिए जाएं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, तापीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तापीय साम्य किसे कहते हैं? यांत्रिकी में साम्यावस्था से तात्पर्य है कि निकाय पर नेट बाह्य बल व बल आघूर्ण शून्य हो। उदाहरण के लिए, किसी पर्यावरण से पूर्णतः उष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी कोई गैस उष्मागतिक रूप से तब साम्यावस्था में होगी जब उसके दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान के परिमाण तथा संगठन समय के साथ परिवर्तित न हो। दोस्तों, कोई निकाय साम्यावस्था में है कि नहीं, व्यापक रूप से यह चारों ओर के परिवेश तथा उस दीवार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जो निकाय को परिवेश से अलग करती है। दो निकाय तापीय साम्य में तब कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके बीच कोई उष्मा प्रवाह न हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उष्मा का प्रवाह हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हो रहा है। तापीय साम्य को चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो गैस A व B दो भिन्न भिन्न पात्रों में भरी है। अब मान लीजिए कि गैसों के दाब व आयतन क्रमशः PA, VA तथा PB, VB है। अब कल्पना कीजिए कि पहले दोनों निकाय पास पास हैं, जैसा कि हम चित्र A में देख रहे हैं, परंतु उन्हें किसी रुद्धोष्म दीवार यानी कि उष्मारोधी दीवार द्वारा एक दूसरे से अलग रखा जाता है। अब इस दीवार के कारण उष्मा एक पात्र से दूसरे पात्र में नहीं जा पाती है। इसे चित्र में दिखाया गया है। अब दोस्तों, चित्र से यह पाया गया कि PA किसी भी संभावित युग्म का मान PB के किसी भी संभव युग्म के मान के साथ साम्यावस्था में होगा। अब दोस्तों, फिर से हम कल्पना करते हैं कि रुद्धोष्म दीवार को एक उष्मा पार्थ दीवार से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि यह दीवार ऊर्जा को एक निकाय से दूसरे निकाय में जाने देती है। ऐसा करने में यह पता होता है कि निकाय A व B के स्थूल चर स्वतः उस समय तक परिवर्तित होते हैं जब तक कि दोनों निकाय साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अब जब वो दोनों निकाय साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त कर लेंगे तो इस स्थिति में दोनों गैस के दाब व आयतन संबंधी चर परिवर्तित होकर क्रमशः PA व PB हो जाते हैं। आइए दोस्तों, रुद्धोष्म दीवार यानी कि एडियाबेटिक वॉल के बारे में समझते हैं। दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस किसी उष्मागतिकी निकाय में किए गए ऐसे प्रक्रम को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान न हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, चित्र में रुद्धोष्म दीवार को दिखाया गया है जिसमें गर्म उष्मा ठंडे उष्मा की तरफ एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा पृथक किया गया है। आइए दोस्तों, उष्मा पार्थ दीवार को जानते हैं जिसे डायथर्मिक वॉल कहते हैं। ऐसा दीवार जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान हो, ऐसे दीवार को हम उष्मा पार्थ दीवार कह सकते हैं। गर्म उष्मा ठंडे उष्मा की तरफ जा रही है, यानी कि दोनों के बीच उष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे दीवार को उष्मा पार्थ दीवार कहते हैं। आइए दोस्तों, तापीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम को एक परिभाषा को समझते हैं। दोस्तों, अगर एक निकाय से दूसरे निकाय में अब और ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकाय A निकाय B के साथ तापीय साम्य में है, यानी कि उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम को समझते हैं। दोस्तों, इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। माना कि दो निकाय A व B रुद्धोष्म दीवार से अलग हैं।
इनमें से प्रत्येक एक तीसरे निकाय यानी कि C से एक सुचालक दीवार द्वारा संपर्क में है। अब इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि निकायों की अवस्थाएं तब तक परिवर्तित होंगी जब तक A व B दोनों निकाय C के साथ तापीय साम्य में नहीं आ जाते हैं। इसका मतलब यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक यानी कि अलग अलग रूप से तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी यानी कि एक दूसरे भी तापीय साम्य में होते हैं। इसे ही ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम कहते हैं। शून्य कोटि नियम को और बेहतर तरीके से समझते हैं, इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जब दो निकाय A और B लिए जाते हैं, दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय C के साथ यदि साम्य अवस्था में हैं तो निकाय A और B भी उसमें साम्य में होंगे। दोस्तों, शून्य कोटि नियम से यह संकेत मिलता है कि जब दो निकाय A व B एक दूसरे से तापीय साम्य में होते हैं तो ऐसी कोई भौतिक राशि होती है जो दोनों निकायों के लिए समान मान रखती है। दोस्तों, यह ऊष्मागतिक चर होता है जिसका मान तापीय साम्य वाले निकायों के लिए समान होता है, जो ताप कहलाता है। दोस्तों, ताप को हम T द्वारा निरूपित करते हैं। शून्य कोटि नियम को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यदि A और B साम्यावस्था में तीसरे निकाय यानी कि C से अलग है तो TA बराबर TC यानी कि टेम्परेचर ऑफ A बराबर टेम्परेचर ऑफ C। यहाँ पर T निकाय के ताप को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह होगा दोस्तों कि TA बराबर TC यानी कि निकाय A का ताप बराबर निकाय C का ताप हो जाएगा, अर्थात निकाय A और B स्वयं भी तापीय साम्य में होंगे। आइए दोस्तों, ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब दो पिंड ऊष्मीय संपर्क में लाए जाते हैं तो इससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है। ऊष्मा उच्च ताप वाले पिंड से निम्न ताप वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जब ताप समान हो जाते हैं तो प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों पिंड तापीय साम्य में होते हैं, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जब ताप समान हो जाते हैं तो प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों पिंड तापीय साम्य में कहलाते हैं। दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा को समझते हैं जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को समझना कठिन नहीं है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा अणुओं की स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई है। ऊष्मागतिकी में किसी निकाय में अंतर्विष्ट यानी कि में शामिल ऊर्जा को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा को हम कैपिटल U से दर्शाते हैं। दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है तब जब ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता हो। दूसरा, निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया गया हो। और तीसरा, निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास होता हो। इस परिस्थिति में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। दोस्तों, ऊष्मा और कार्य दो भिन्न भिन्न विधियां हैं जिनसे ऊष्मीय निकाय की स्थिति परिवर्तित होती है तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। डेल्टा U निकाय में आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाता है। अब समीकरण कुछ ऐसा होगा, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, जहाँ डेल्टा U का मतलब होता है U2 माइनस U1।
यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब दोस्तों यहाँ Q कार्य को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा को दर्शाता है और W निकाय पर किया गया यांत्रिक कार्य को दर्शाता है। दोस्तों किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में किन परिस्थिति में परिवर्तन किए जा सकते हैं, आइए इसे हम कल्पना करते हैं और चित्र से समझते हैं। दोस्तों चित्र के अनुसार किसी निकाय में दिए गए द्रव्यमान की एक गैस है जो एक सिलेंडर में भरी है जिसमें गतिशील पिस्टन है। अब क्या होता है दोस्तों कि गैस की अवस्था तथा इस प्रकार की उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित करने के दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम तो यह होता है कि सिलेंडर को उस पिंड के संपर्क में रखे जो गैस की अपेक्षा उच्च ताप पर है, इससे गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि पिस्टन को नीचे की ओर दबाया जाए अर्थात निकाय पर कार्य किया जाए। इस स्थिति में भी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। निसंदेह ये दोनों बातें विपरीत दिशा में भी संभव होती है। इसी प्रकार गैस पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का दे सकती है और परिवेश पर कार्य कर सकती है। संक्षेप में ऊष्मा और कार्य दो भिन्न भिन्न विधियां हैं। इस प्रकार किसी दी हुई अवस्था में गैस में ऊष्मा की कुछ मात्रा होती है उतना ही निरर्थक है जितना कि यह प्रकथन है कि किसी दी हुई स्थिति में गैस में कुछ कार्य निहित होता है। इसके उल्टा किसी दी हुई अवस्था में गैस में आंतरिक ऊर्जा की कुछ मात्रा होती है। तो इस प्रकार निकाय को एक निश्चित मात्रा की ऊष्मा दी गई है या निकाय द्वारा एक निश्चित मात्रा का कार्य किया गया हो, यह पूर्णतः अर्थपूर्ण प्रकथन है। इसका मतलब संक्षेप में ऊष्मा व कार्य ऊष्मागतिकी में स्थिति चर नहीं होते हैं। ये किसी निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण की विधियां होती है जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, यानी कि ऊष्मागतिकीय अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण को समझते हैं। दोस्तों किसी गैस की साम्य अवस्था उसके दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान के मानों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। दोस्तों कोई भी ऊष्मागतिक निकाय सदैव साम्य स्थिति में नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी गैस को निर्वात के विरुद्ध यदि फैलने दिया जाता है तो यह साम्य अवस्था में नहीं होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, द्रुत प्रसरण की अवधि में गैस का दाब संभव है, यानी कि सभी स्थानों पर एक समान न हो। इसी प्रकार यदि गैसों का वह सम्मिश्रण जिसमें विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उदाहरण के लिए पेट्रोल की वाष्प तथा वायु का मिश्रण जिसे एक चिंगारी द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, यह एक साम्य अवस्था में नहीं होता है। आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अतः गैस का ताप व दाब एक समान हो जाता है तथा वह परिवेश के साथ तापीय व यांत्रिक साम्य में आ जाता है। दोस्तों संक्षेप में अगर समझे तो ऊष्मागतिकीय अवस्था चर निकायों की साम्य अवस्था का विवरण देती है। उदाहरण के लिए किसी आदर्श गैस के लिए अवस्था का समीकरण आदर्श गैस संबंध से होता है, यानी कि Pv बराबर म्यू RT। गैस की निश्चित मात्रा के लिए अर्थात दिए गए म्यू के लिए इस प्रकार से केवल दो ही स्वतंत्र चर होते हैं जो कि P और V या T और V होते हैं। अब दोस्तों निश्चित ताप पर दाब आयतन वक्र को समतापी कहते हैं, इसे आप याद रखें। दोस्तों ऊष्मागतिकीय अवस्था चर दो प्रकार के होते हैं, पहला गहन चर और दूसरा विस्तीर्ण चर। दोस्तों पहले हम विस्तीर्ण चर के बारे में समझेंगे। दोस्तों विस्तीर्ण चर निकाय के आकार का संकेत देते हैं, जबकि गहन चर जैसे दाब तथा ताप से ऐसा नहीं करते हैं। आइए हम
गहन चर के कुछ उदाहरण को जानते हैं। दोस्तों, गहन चर के उदाहरण होंगे यानी कि क्वथनांक बिंदु, कलर यानी कि रंग, टेम्परेचर यानी कि तापमान, लस्टर यानी कि चमक और हार्डनेस यानी कि कठोरता। ये सारे उदाहरण गहन चर के हैं। विस्तीर्ण चर के उदाहरण होंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन, मास यानी कि द्रव्यमान, वेट वजन और लेंथ यानी कि लंबाई। अगर संक्षेप में समझें तो वह चर जो हर भाग में अपरिवर्तित यानी कि जो नहीं बदलते हैं उसे गहन चर कहते हैं, किंतु जिन चरों का मान हर भाग में आधा हो जाता है उन्हें विस्तीर्ण चर कहते हैं। उदाहरण के लिए यह आसानी से देखा जा सकता है कि आंतरिक ऊर्जा यानी कि U, आयतन यानी कि V और कुल द्रव्यमान यानी कि M विस्तीर्ण चर होता है, जबकि दाब यानी कि प्रेशर, तापमान यानी कि टेम्परेचर व घनत्व यानी कि डेंसिटी गहन चर कहलाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है। इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। आइए उसके पहले प्रक्रम को यानी कि स्थैतिक कल्प प्रक्रम, जिसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ऐसी गैस पर विचार कीजिए जो अपने परिवेश से तापीय तथा यांत्रिक रूप से साम्य में हो। ऐसी स्थिति में गैस का दाब बाह्य दाब के बराबर होगा तथा इसका तापमान वही होता है जो परिवेश का होता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि बर्तन में लगे गतिशील पिस्टन से भार हटा लेते हैं, तो क्या होता है कि पिस्टन बाहर की ओर त्वरित होता है, यानी कि प्रक्रम की अवधि में गैस उन अवस्थाओं से गुजरती है जो साम्य अवस्थाएं में नहीं होती है। इसी प्रकार यदि गैस व उसके परिवेश के मध्य सीमित तापांतर है तो ऊष्मा का विनिमय द्रुत गति से होता है। इस स्थिति में गैस संतुलन की अवस्था में पहुंच जाएगी और सुनिश्चित तापमान व दाब परिवेश के तापमान व दाब के बराबर हो जाएगी। अब किसी निकाय की असाम्य अवस्था से व्यवहार करना कठिन होता है, इसीलिए एक आदर्शीकृत प्रक्रम की कल्पना करना सरल होता है, जिसके हर चरण में निकाय एक साम्यावस्था में है। इस कारण इस प्रक्रम को स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। स्थैतिक कल्प निकाय अपने चरों यानी कि P, T, V यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को इतनी धीमी गति से परिवर्तित करता है कि यह पूरी अवधि में अपने परिवेश से तापीय व यांत्रिक साम्य में रहता है। टेबल में कुछ प्रक्रमों के प्रकार और विशेषता को दर्शाया गया है। आइए इसे समझते हैं। समतापीय प्रक्रम में क्या होता है कि वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। उसी प्रकार समदाबीय प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है, जबकि समआयतनिक प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है। अब यदि निकाय को परिवेश से ऊष्मारुद्ध कर दिया जाए तथा निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा को प्रवाहित न किया जाए तो इस प्रक्रम में रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। आइए दोस्तों, समतापीय प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, किसी समतापी प्रक्रम में जिसमें T स्थिर होता है यानी कि तापमान का मान स्थिर होता है, तो आदर्श गैस समीकरण से समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा, PV बराबर नियतांक, अर्थात किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होता है। इसे ही बॉयल का नियम कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। समतापीय प्रक्रम को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। आप इसे अपने कॉपी में लिखें और समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि कोई आदर्श गैस समतापीय ताप यानी कि T रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था
P1 V1 से अंतिम अवस्था P2 V2 में पहुंचती है। बीच के किसी चरण में जब दाब P हो तथा आयतन में परिवर्तन V से V प्लस डेल्टा V हो तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, डेल्टा W बराबर P गुना डेल्टा V। अब दोस्तों, अगर डेल्टा V का मान 0 लेते हैं जो कि बहुत ही कम होता है, तो राशि डेल्टा W को संपूर्ण प्रक्रम में जोड़ेंगे तो कार्य की कुल मात्रा निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होता है। W बराबर समाकलन V1 से V2 तक P गुना dV, जिसे आगे हल करेंगे तो हमें समीकरण मिलेगा म्यू RT गुना समाकलन V1 से V2 तक dV बटे V बराबर हो जाएगा म्यू RT ln V2 बटे V1। इसीलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा गैस द्वारा संपादित किए गए कार्य के बराबर होती है। आइए दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, चित्र द्वारा समझें। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय को परिवेश से ऊष्मा रुद्ध कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य हो जाती है। अब दोस्तों, आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में समीकरण कुछ ऐसा होगा, PV पावर गामा बराबर नियतांक हो जाएगा, जहां गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं यानी कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv का अनुपात होता है। अर्थात समीकरण हो जाएगा गामा बराबर Cp बटे Cv। अब यदि कोई आदर्श गैस रुद्धोष्म ढंग से P1 V1 अवस्था से P2 V2 अवस्था में पहुंच जाती है तो समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा, P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा। अब दोस्तों, चित्र में आदर्श गैस के लिए PV वक्रों को दो रुद्धोष्म से जोड़ने वाली दो समतापीय को दर्शाया गया है। आइए समआयतनिक प्रक्रम को समझते हैं, जिसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, इसे आप चित्र से समझ सकते हैं। किसी समआयतनिक प्रक्रम में V का मान नियत रहता है, यानी कि आयतन नियत रहता है। इस प्रक्रम में न तो गैस पर कोई कार्य होता है और न ही गैस द्वारा कोई कार्य संपादित होता है। इसलिए किसी दी गई ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे आप चित्र से समझ सकते हैं। समदाबीय प्रक्रम यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? दोस्तों, समदाबीय प्रक्रम में दाब यानी कि प्रेशर P नियत रहता है। गैस द्वारा किया गया कार्य कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा, W बराबर P ब्रैकेट में V2 माइनस V1 बराबर हो जाएगा पाई R गुना T2 माइनस T1। चूंकि ताप परिवर्तित होता है, अतः आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। अर्थात किसी नियत ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित किया जाता है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।